Assalamualaikum. In today's video, we will solve one of the question asked by ICAP in its FAR2 paper, which is named as Financial Accounting and Reporting 2 paper, in its autumn 2019 attempt. So, in this question, ICAP has tested three standards named as IFRS 16, IAS 16 and IAS 8. So, starting with the question, अगर हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें कि भाई उसने मांगा क्या है रिक्वायरमेंट में उसने बोला है कि भाई एक्सट्रैक्ट्स बनाओ सीएल्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। एक्सट्रैक्ट्स बनाने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, प्रॉफिट और लॉस का नहीं बनाना। उससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। 30 जून 2019 की ईयर एंडेड है उसकी, और अलॉन्ग विथ कंपेरेटिव फिगर्स। और साथ में उसने ये भी बोल दिया कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट नहीं चाहिए हमें, यानी कि उसके अलावा मेरे ख्याल IAS 8 बचेगा, करेक्शन ऑफ एरर का एक नोट जाएगा, और एक IFRS 16 के केस में एक नोट जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई IFRS 16 का क्या क्वेश्चन है। पहले तो ये कि भाई कोल लिमिटेड ने एक अपनी फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रही थी जून 30 2019 की, तो उसने कुछ दो इन्फॉर्मेशन दी, 2 पॉइंट्स की हमें। पहले तो ये कि भाई CL ने एक जनवरी 1 2019 को एक मशीन एक्वायर की लीज पे बैंक से, जिसकी फेयर वैल्यू थी 70 मिलियन की, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 5 मिलियन और लीज इंसेंटिव रिसीव किए थे 2 मिलियन के। टर्म्स एग्रीड की कुछ बैंक से इस तरीके की कि लीज टर्म भाई 4 ईयर्स की है, इंस्टॉलमेंट 17 मिलियन की है, जो कि एनुअली पे की जाएगी एडवांस में जनवरी 1 को। फिर ये कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है 15.096% पर एनम। और फिर लीज़ के एंड पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है CL को परचेज़ करने का मशीन, एक एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू पे जो होगी 25 मिलियन की। लेकिन ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि भाई CL उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ये 7 मार्क्स का आएगा। आपने ये एक पार्ट पूछा, सिंपल सा राइट्स निकालने हैं, सिंपल सा लीज लायबिलिटी निकालनी है, एक्स्ट्रैक्ट्स में पुट करना है उनको, और सिर्फ एक नोट बनाना है उसका। इसके ICAP आपने 7 मार्क्स रखे हैं। फिर ये कि इसमें अप्लाई होगा IFRS 16 का पैरा 22 से लेके 38 तक का, जिसमें इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है लेसी के केस की। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप IFRS 16 की प्लेलिस्ट में जाके इसका कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। उसके साथ मैंने फर्दर उसकी कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स भी बनाई हैं। फिर ये कि अगर हम दूसरे पॉइंट में बढ़ें, दूसरे पॉइंट में उसने क्या बताया हमें भाई, उसने ये बताया कि ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू सम कैलकुलेशन एरर, एक्सेल शीट के अंदर एक कैलकुलेशन एरर हो गया, जिसकी वजह से फेयर वैल्यू इनकरेक्टली बुक्स में रिकॉर्ड हो गई 460 मिलियन की, जबकि 360 मिलियन की, जिसकी वजह से बिल्डिंग वॉज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रिवैल्यूएशन जून 30 2017 की फाइनेंशियल्स के अंदर। फिर ये कि पता चला कि हमें इस ईयर की फाइनेंशियल्स में जब हम बना रहे थे। अच्छा, फिर और इन्फॉर्मेशन दी इसने कि भाई बिल्डिंग एक्वायर की गई है जुलाई 2015 में, 1 जुलाई 2015 को 500 मिलियन की इसकी कॉस्ट थी, और रिवैल्यूड पहली दफ़ा की गई थी जून 30 2017 में। फिर CL रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इस बिल्डिंग का। फिर इसको डेप्रिशिएट करता है यूज़फुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स की स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और साथ ही वो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर एज ऑन जून 30 2019 रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन डिटरमाइंड एट 320 मिलियन। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन से पहले मैंने इसके कुछ एक अपने एक्सपेक्टेड उस पर मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट बना के तैयार कर दिया कि भाई मुझे सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी हो और डायरेक्ट इसमें पुट कर देनी हो। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल के मैंने एक्सट्रैक्ट डाल दिया कि भाई बिल्डिंग है एक, तो बिल्डिंग को तो ऑब्वियसली कंपोनेंट होगा, राइट ऑफ यूज़ होगा लीज़ की वजह से। इसी तरीके से फिर रिवैल्यूएशन हुई है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी मौजूद होगा, लीज़ लायबिलिटीज़ नॉन करंट करंट पोर्शन में होंगी, और इंटरेस्ट पेबल होगा। फिर नोट्स के मैंने एक्सट्रैक्ट बना लिए कि भाई नोट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होंगे IFRS 16 के हिसाब से के नोट्स डाल दिए मैंने, मैच्योरिटी एनालिसिस डाल दिए जो कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है नोट्स के अंदर, और एक करेक्शन ऑफ एरर का एक नोट मैंने इधर पुट कर दिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे तो इनको हम फर्दर क्लियर करते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम राइट्स कैलकुलेट कर लें अपने कि भाई राइट्स की अमाउंट नेक्स्ट टेक्स्ट में हम डाल दें। तो राइट्स की अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त हम पहले अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स क्या होगी, ये हमारी है 17 मिलियन के रेंटल्स है, इनटू 1 प्लस एडवांस में करना है तो उसका थोड़ा फार्मूला थोड़ा चेंज है, 1 माइनस 1.15096 टू द पावर -4 + 1
डिवाइडेड बाय 0.15096, यानी कि ये परसेंट हमारा रेट हो गया ये। इसको फिर हमने क्लोज़ कर दिया यहाँ पे इसका ब्रैकेट, और ये कंप्लीट हो गया। नहीं, चेंजेस आ रहे हैं हमारी उसके अंदर, लायबिलिटी में गलत आ रही है। इसको मैं डायरेक्ट -3 तो यहाँ पे एक एरर आया है यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं करेक्ट कर दूँ। ये हो गया करेक्ट हमारा, ये हमारी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे फिर कुछ आईडीसी इनकर हुई। आईडीसी इनकर हुई हमारी 5 मिलियन की। इसके बाद फिर हम लोग अपना लीज़ इंसेंटिव माइनस कर देंगे इसमें से, जैसा कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ये लीज़ इंसेंटिव के बारे में लीज़ पेमेंट्स का एक पैराग्राफ है, शुरू के इनिशियल मेजरमेंट्स में है, 22 से लेके कहीं आगे, थोड़ा सा आगे होगा लीज़ पेमेंट में, उसमें इसका बताया गया है कि भाई ये माइनस होगा हमारे उसमें से। सही, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी राइट्स ऑफ यूज़ ऑफ एसेट। ये आगे 58.75 के, ये है हमारी जनवरी 1 के हैं, जनवरी 1 2019 के। ये हमने इस दिन के ख़रीदे थे तो इस दिन के आ गए। अब हमें जून 30 की फाइनेंशियल बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे हम इस पर, कितना 58.75 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएंगे पूरे ईयर का। अब हमारे 6 महीने हुए हैं इस्तेमाल सिर्फ, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6/12 से। ये हम लोग का जो आंसर आएगा ये हमारा डायरेक्ट इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 58.75। इसको करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, 58.75 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 2.9375 का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज आ गया। सॉरी 58.75 डिवाइड बाय 4 होगा, हमारी लीज टर्म 4 ईयर्स की है। मैंने बिल्डिंग का जहन में रख के उसको चार्ज कर दिया, ये गलत हो गया। ये हम उसको 7.34 की हमारी आ गई, हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये हम इसके पहले अमाउंट निकाल लें कि भाई जून 30 पे हमारी क्या वैल्यू होगी राइट्स की हमारे। ये आ गया जून 30 2019 का। यहाँ से हम उसको फाइनेंशियल्स में डाल देते हैं डायरेक्ट, राइट्स ऑफ यूज़ ऑफ एसेट करके 51.41 की हमारी ये एक वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन लीज़ लायबिलिटी। लीज़ लायबिलिटी सेम ही होगी हमारी पहले डे पे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स निकलेगी वो हमारी लीज़ लायबिलिटी होगी। अब हम उसका शेड्यूल बना लेते हैं एक, कि भाई शेड्यूल में हमारे किस तरीके से इसकी अमाउंट कैलकुलेट होगी और इसको किस तरीके से हम अपनी नॉन करंट पोर्शन अलग करते हैं इसका। तो अगर हम पहले इसका वो बना लें, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग सबसे पहले तो हमारा Jan 1 पे हो गया। ओपनिंग हमारा हुआ 55.75 का। अब पहली पेमेंट हो जाएगी, लेकिन पहली पेमेंट में कोई हमें अपना इंटरेस्ट चार्ज वगैरह नहीं देना, तो सीधी सीधी हमारी 17 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ये हमारा दिसंबर 31 पे।
नहीं, दिसंबर 31 नहीं, जैन 1 पे, क्योंकि एडवांस रेंटल है हमारा ये, तो ये डायरेक्ट बगैर किसी मुश्किल के आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस 38.75 हमारा बचेगा जैन 1 2019 पे। अब मज़ीद इस पर हम दिसंबर 31 पे पहुँचते हैं भाई। दिसंबर 31 पे क्या बनेगा जैन 1 2020 पे। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी उठ के 38.75 की अमाउंट आ जाएगी। इंटरेस्ट लगेगा इस पर 15.096% का, ये इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगा ये 17 माइनस इतना प्रिंसिपल हमने अभी रिटर्न करना है 1 जन 2020 में, और ये ओपनिंग सेम फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे नीचे 33.45 जैन 20 पे बचेंगे हमारे। जैन 20 तक हमें अपने कैलकुलेट कर लिया 27.6 माइनस तो पूरा 17 मिलियन ही होगा 27.6। ठीक, अब हम इसको अपनी बुक्स में अपनी फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई कि अपना करंट और नॉन करंट का पोर्शन हमने अलग करना है। सबसे पहले नॉन करंट पोर्शन तो हमारे पास सीधा सीधा ही है, यहाँ पे गलत लिखी हुई है नाम, नॉन करंट पोर्शन तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लिया है जो कि 27.60 है। ये हम पे करेंगे अपने जैन 2020 में, ये हमारा बैलेंस होगा पे करने के बाद, यानी कि करंट जो हमारा 38.75 पे एंडिंग बैलेंस है हमारा, जिसको हमने फर्दर प्रोपोर्शनेट करना है अपने दो बैलेंसेस के अंदर नेम के हम करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन में। तो करंट पोर्शन उतारने के बाद, यानी करंट पोर्शन होता है 1 साल का, 38.75 है जैन 1 2019 पे। जैन 1 2020 पे पहुँचेंगे तो हमने 1 साल गुजरने का, 1 साल गुजरने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 27.60 की। इस हिसाब से ये हुई हमारी नॉन करंट पोर्शन का। करंट पोर्शन क्या हुआ, इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं 38.75 का माइनस 27.60 11.15 जो हमने प्रिंसिपल रीपे किया है, ये हमारा आ जाएगा लीज लायबिलिटी। अब करते हैं हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट। इंटरेस्ट पेबल भी है हमारा। इंटरेस्ट पेबल किस तरीके से आएगा, अमाउंट हमारा 5.85 हमें ये पे करना है 1 साल के अंदर। लेकिन अब हमें मसला कुछ इस तरीके का है कि 5.85 सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं अभी, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ये हमारा एक फ्रैक्शन बनेगा इस पर, और तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.85 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ये हमारे फाइनेंशियल्स में रिपोर्ट होगी अमाउंट इंटरेस्ट पेएबल की। तो ये सिंपल सा यहाँ पे केस था लाइट अपना लीजेस का। अब यहाँ पे एक अमाउंट डाल देते हैं इसकी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, हमारे नॉट लेटर देन 1 ईयर की हमारी मैच्योरिटी एनालिसिस होता है, ग्रॉस लीज पेमेंट्स का आता है, उसको हम डिस्काउंट नहीं करते, हम उसको डायरेक्ट पेमेंट पे दिखाते हैं कि भाई हमें 1 साल में कितना पे करना है नॉट लेटर देन 1 ईयर में। तो हमें 17 मिलियन की एक अमाउंट पे करनी है, और एक हमें पे करनी है 4 साल की लीज़ है, तो 17 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 17 हम आगे आने वाले पे करेंगे, और बाकी बची 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो ये हो गई 34 मिलियन की दूसरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हमारी। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 51 मिलियन का। खैर, ये हमारा हो गया लीजेस का पोर्शन कवर हो गया, पार्ट 1 हमारा पोर्शन कवर हो गया इसका। अब हम अपना मूव करते हैं पार्ट 2 पे कि भाई जो गलती हुई है हमसे, वहाँ पे हमने कंपनी ने हम गलती कर दी है, उसको करेक्ट करना है हमें। तो लीज लायबिलिटी भी 0 थी ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ था नहीं इसमें बैलेंस। ठीक, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हम तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई जो रॉन्ग चीज़ें हुई हैं सारी, रॉन्गली रिकॉर्डेड, पहले हम उसको अपने पास लिख लें भाई क्या रॉन्ग रिकॉर्डेड हुआ था, कि पता तो चले हमें बुक्स में किस अमाउंट पे गलत चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी। तो स्टार्टिंग विद कि भाई हमारा हमने बिल्डिंग ख़रीदी, बिल्डिंग परचेज़ की हम लोगों ने
उसकी कॉस्ट थी 500 मिलियन की। ठीक है, ये है अमाउंट, डेट है जुलाई 1, 2015 की। फिर अब हम रिवैल्यूएशन हुई है जून 30, 2017 में। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन होगी एक जुलाई 15 से लेके जून 16 तक की, और एक डेप्रिसिएशन होगी जुलाई 16 से जून 17 की। ठीक, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 की है हमारी, डिवाइड बाय 10, यहाँ भी यही होगा 500 डिवाइड बाय 10। सही, ये हो गई हमारी बिल्डिंग परचेज हो गई हमारी। इसकी हम अपनी निकाल लेते कि भाई जून 30, 2017 पे हमारी वैल्यू क्या थी हमारी बिल्डिंग की। ठीक है, 400 की हमारी वैल्यू थी। अब हमारा हुआ रिवैल्यूएशन हुआ 360 का। 360 मिलियन पे हमारी रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था हमें, लेकिन रिकॉर्ड हो गया 460 पे। तो हम 460 को ही लेके चलते हैं भाई। 460 जून 30, 2017 पे, और ये है आफ्टर रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये है बिफोर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड हुआ कितने का, 60 मिलियन का। तो हमारी टोटल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट हो गई 460 की। अगर हम देख लें भाई किस अमाउंट पे हमारा आ रहा था बिल्डिंग, हमारी 460 मिलियन पे आ रही थी हमारी यहाँ पे अपने एट टाइम ऑफ द रॉन्ग रिवैल्यूएशन। फिर अगर हम आगे मूव करके भाई 2018 में क्या हुआ, इसी तरीके से हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई जुलाई 17 से जून 18 तक की। ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी, 460 डिवाइड बाय 8, ये आ गई 1 साल की। ये राउंड फिगर आ गया इसका 57.50। सेम इज़ द केस विद दिस L18। अब हमारी आ गई जून, इसको एलिमिनेट कर देते हैं 1 मिनट। पहले इसकी जून 30, 2018 की पहले हम अपनी कैरिंग अमाउंट निकाल लें। इसी कैरिंग अमाउंट आ गई हमारी 402.5 की। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ जुलाई 18 से जून 19 तक का, $57.5 की आई। फिर जून 30, 2019 पे बिफोर रिवैल्यूएशन हमारा कैरिंग अमाउंट थी 345 मिलियन की। पहले हम इसको अपनी एक्सट्रैक्ट्स में पुट कर लेते कि भाई हमारी गलत जो चार्ज हो गई थी तो वो शो क्या कर रही थी, कौन कौन सी अमाउंट शो कर रही थी अपनी गलत चार्ज होने की वजह से। ये तो अभी इस पर रिवैल्यूएशन का काम बाकी है अभी। यहाँ पे तक तो हो गई गलत रिकॉर्डिंग जो कि 345 मिलियन की थी, जिसमें हमने इस साल का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कि भाई अब सही रिकॉर्डिंग होती तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे होते। करेक्टली रिकॉर्डेड, $500 मिलियन की तो सेम ये आती है अमाउंट। इसको मैं डायरेक्ट यहीं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे होती है 360 की। यहाँ पे आता है रिवैल्यूएशन लॉस 40 मिलियन का। फिर डेप्रिसिएशन में चेंज आता है 45 मिलियन डेप्रिसिएशन हो जाती है। ये हमारा एक कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पे। ये होती अब होती है हमारी 270 की। अब हम आफ्टर रिवैल्यूएशन पे अगर आएँ 38 जून आफ्टर रिवैल्यूएशन, दोनों केस में देखते हैं कि भाई अगर हम रिवैल्यूएशन होती है हमारी तो हम लोग क्या हमारा अभी इम्पैक्ट होता अगर ये मिस्टेक पकड़ी ना जाती तो 320। यहाँ पे हम लोग अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस जो हम ट्रांसफ़र करते हैं पहले वो ट्रांसफ़र करते
60 को ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे ट्रांसफ़र होता है, तो 57.5 और 50 का जो डिफरेंस आएगा उतना एक एनुअल बेसिस पे ट्रांसफ़र होगा, यानी कि टोटल ये 15 ट्रांसफ़र हुआ होगा। बचा हमारे पास 45 होगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस 25 का डायरेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही क्रेडिट हो जाएगा। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आप पैरा 39 और पैरा 40 में ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 16 में लिखी हुई है कि भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये हमने ये इसकी एंट्री बनी होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ होगा हमारा और हमारा एसेट क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमें 30 जून 2019 को पता चल गया। 25 की एंट्री हमें नहीं बनी होगी, सिर्फ हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ है ना, सिर्फ उसकी एंट्री पास हुई होगी। फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हमारा हुआ रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ, 50 का रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ हमारा, और डायरेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा क्योंकि लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, लेकिन पहले हमें रिवैल्यूएशन लॉस भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसकी हमें कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर चेंजेस आएंगी। वो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस की जब वैल्यू निकालेंगे तब हम कैलकुलेट करते हैं उसको भाई कि एंडिंग बैलेंस इसका इतना नहीं जाएगा, एंडिंग बैलेंस में चेंजेस आएंगी इसके। तो फ़िलहाल अभी इतना पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग ने देख ली कभी करेक्ट अमाउंट कौन कौन सी होनी चाहिए, 360, 315 और ये 320, ये तो करेक्ट अमाउंट है। तो अब हम इसको करेंगे रीस्टेट का यहाँ पे एक हम हेडिंग डाल दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी हो जाएंगी रीस्टेट दोनों ईयर्स की। इसका मैं लिंक लगा देता हूँ आपको, 360 और इधर आ जाएगा हमारा 315 और इधर आ जाएगी 320 की। ये हमारी हो गई, फाइनेंशियल्स बन गई इसकी, बिल्डिंग की, हमारी बिल्डिंग तक की हमारा काम हो गया। अब बचा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में सही बैलेंस कितना आया, 50 का आया। ये हमारा 50 का बैलेंस आया रिवैल्यूएशन सरप्लस का। जून 30, 2019 को हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ गया कितना, 50 मिलियन का। वर्किंग, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं भाई हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो हुआ है, लेकिन साथ में प्रॉफिट और लॉस में उसको लेके नहीं जा सकते। लेकिन प्रॉफिट और लॉस में पैरा 39 ने एक कंडीशन बताई है कि भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आपका हुआ है, आपका एसेट रिवैल्यू हुआ है और आपकी रिवैल्यूएशन बढ़ी है, तो इसमें आप अपना एक ही तरीके से, एक ही वजह से आप अपना सिर्फ रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट और लॉस के ज़रिए लेके जा सकते हो कि पहले आप रिवैल्यूएशन लॉस आपने रिकॉर्ड किया हुआ हो। पहले तो रिवैल्यूएशन लॉस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इस वजह से हम कुछ अमाउंट अपनी प्रॉफिट और लॉस के ज़रिए लेके जा सकते हैं और पूरा का पूरा 50 मिलियन हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो इसका होगा रिवर्सल, होगा हमारा इम्पेयरमेंट रिवर्सल होगा। किस अमाउंट से होगा, 40 मिलियन कर चुके हैं हम लोग, और 40 मिलियन जब किया था तो हमारी 8 मिलियन की लाइफ थी बाकी उस एसेट की। तो 40 मिलियन था, अब बचा हमारे पास 6 मिलियन का, 6 ईयर्स का आउट ऑफ 8 ईयर्स। इस अमाउंट से हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट और लॉस में जाएगा और बाकी जो 20 मिलियन बचेगा वो हमारा प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही रहेगा, एज अ क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो ये जो 20 मिलियन है ये हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। एक दफ़ा मैं इस बात को और रिपीट कर देता हूँ भाई, स्टैंडर्ड के पैरा 39 में ये बात की गई है कि भाई आप अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका जब भी होगा, आपका एसेट रिवैल्यू हो और रिवैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा की होगी, तो आप उसको अपने उसमें प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाओगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे। लेकिन अगर इसकी एक शर्त बताई, अगर आप प्रॉफिट लॉस में लेके जाते हो तो वो उसी सूरत में लेके जा सकते हो कि आपको अगर रिवैल्यूएशन अभी जो आपने की है उससे पहले आपको रिवैल्यूएशन लॉस हुआ हो। इसी सूरत में ही आप सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट और लॉस में एज इनकम शो कर सकते हो, और वो भी महदूद अमाउंट तक, जो कि मैंने 30 मिलियन की दिखा दी है। तो हमारा बचा 20 मिलियन का अमाउंट, जो कि मैं इधर लिंक कर देता हूँ। ये हो गए हमारी 20 मिलियन की रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इससे पहले हमारा कोई रिवैल्यूएशन का गेन नहीं था, तो हमारे पास कोई बैलेंस भी मौजूद नहीं होगा। ये हो गया, हमारे एक्सट्रैक्ट्स बन गए। अब हमारी एक चीज़ रह गई है, करेक्शन ऑफ एरर का नोट। अब हम उसको कर लेते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो करेक्शन ऑफ एरर में एक यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख दें कि भाई एरर हुआ क्या है ड्यूरिंग दैट, कौन सा एरर आइडेंटिफाई हुआ और एरर की क्या चीज़ें हुई हैं कि
क्या तरीके से मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ कि भाई उस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इट वॉज आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर that revalued amount of one of its building was taken as 460 million instead of 360 million in 2017's financial statement of the company। ये स्टेटमेंट लिख दें ताकि भाई आप अपने यूज़र को बता सके भाई करेक्शन ऑफ एरर किस चीज़ की करेक्शन ऑफ एरर है और ये कब एरर आपका कब हुआ था और आपको अब आपके पकड़ में आया है। तो भाई अब इस एरर की क्या क्या इफेक्ट्स होंगे प्रॉफिट और लॉस पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। IAS 8 कहता है कि भाई आप उसको अपने डिस्क्लोजर में दिखाओगे। पहले तो हम दिखाएंगे कि भाई डिक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या इंक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उस एरर की वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है। तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हुआ है, हमारा इनकम में चार्ज हुआ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत 57.5 था, सही 45 था। जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो हमारी एक एज अ इनकम होगी, यानी हमारा एक्सपेंस कम चार्ज हुआ होगा। $57.5 + 45, दो इसके फॉर्मूले प्लस माइनस सही कर दें इसका 12.5 का 12.5 का हमारा डिक्रीज़ आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, एज ए इनकम है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में शो नहीं किया। अगर एक्सपेंस होता तो हम इसको ब्रैकेट में शो करते। इसी तरीके से 2018 में भी 12.5 का ही डिक्रीज़ आया है हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। ये रहा, ये 2018 का ये रहा और 2017 का ये रहा। 2017 का नहीं, सॉरी 2017 नहीं होगा, ये सिर्फ 2018 है। ये 2017 में तो है ही नहीं, ये तो जून 2019 का है, 30 जून। ये है सिर्फ ये आएगा 2018। ठीक, इसके बाद पे फिर हम आए यहाँ पे, इसमें हमने चेंजेस आई हैं दोनों हमारे उसमें। तो यहाँ पे 2017 भी होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे PPE में दोनों रिवैल्यूएशन सरप्लस और हर चीज़ में फ़र्क आया है, पूरे 2018 में भी और 2017 में भी। तो अगर हम इसके अमाउंट्स निकाल लें कि भाई डिक्रीज़ कितना आया है, तो पहले अगर हम इसका निकाल लें कि भाई हमारे PPE में कितना आया। PPE में होना 460 का चाहिए था, होना 360 का चाहिए था, हमने 460 कर दिया, तो 100 मिलियन का डिक्रीज़ आ गया। ठीक, इसके बाद फिर ये 2018 में आया, तो 2018 में हमने लिख दिया 315। ठीक है, और होना उन्होंने कितना रखा हुआ था, 460 का था एसेट रख दिया था इन्होंने, और उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें हम लोग तो बचे कितना, ये बुक्स में 4025 शो हो रहा था। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल अमाउंट निकाल लें 402.5 माइनस अभी बैलेंस शीट में 315 पर इफेक्ट हो रहा है, तो ये 88 आ गया, यानी कि ये 87.5 है। ये भी डिक्रीज़ है हमारा। इसको मैं ज़रा फार्मूला सही कर दूँ। $87.5 का। अब आप रिवैल्यूएशन सरप्लस पे आते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस होना ही नहीं चाहिए था, तो सीधा डिक्रीज़ आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस 60 का रिकॉर्ड कर दिया था, तो होना ही नहीं चाहिए था, तो इस वजह से डायरेक्ट 60 से कम हो जाएगा। और फिर 2018 में जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हुआ था, हमारा इंक्रीमेंटल जो ट्रांसफ़र होता है ये 50 और ये 7.5 मिलियन का डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हुआ था हमारा। तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस बचा हुआ होगा 60 में से। अगर हम 7.5 निकाल दें तो 52.5 बचेगा। 52.5 उस वक्त रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जून 30, 2018 की फाइनेंशियल्स के अंदर। तो इस वजह से हम लोग अपना यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, भाई हमने उस टाइम पे इतना शो कर रहे थे, लेकिन असल में ये हमारी गलती थी। जो हमने 52.5 उस वक्त हम जो रिफ्लेक्ट कर रहे थे फाइनेंशियल्स के अंदर, वो हम गलत रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये हम 52.5 से कम रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, यानी बिल्कुल नील बैलेंस होना चाहिए था। फिर रिटेन अर्निंग में हम अपना डिफरेंस दिखाएंगे, भाई रिटेन अर्निंग में कितना डिफरेंस आएगा। ये 100 माइनस 60 हो गया 40 का डिफरेंस। 40 से कम आएगा, कम आना चाहिए था रिटेन अर्निंग, हमने ज़्यादा शो कर रहे थे। और यहाँ पे एक और अमाउंट आ गई 35 की। सिंपल सा ये आई कि अपने 9 और 7 मार्क्स प्लस कर लें तो 15 से 16 मार्क्स बनते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट्स पूछे थे, जो कि ये फिर भी एक डिटेल कैलकुलेशन है जो कि मैंने सिर्फ समझाने के लिए की थी।
इससे सिंपल कैलकुलेशन भी की जा सकती थी, कोई इसमें मसले नहीं थे। समझाने में भी हमारे 30 मिनट हुए। अब बंदे के जहन में चीज़ें होती तो वो और जल्दी कवर हो जाता, वो टाइम पीरियड के हिसाब से कवर कर लेते। 1.8 मिनट होते हैं पर मार्क्स के लिए, तो हम अगर 1.8 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 28 मिनट बनते हैं। ये भी हम समझाने के बाद 30 मिनट हो रहे हैं मुझे अभी समझाने के बाद, तो 28 मिनट तो वैसे ही फाइनेंशियल्स के लिए इस सवाल के लिए काफ़ी थे। तो उम्मीद थी कि जिसको ये आएगा, जिसको समझ आ रहा होगा, ये उसके लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करें। अगर उनके पास उनको भी मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ क्लियर नहीं है तो वो भी उनको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे।